हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक में आपका स्वागत है। तो हम यूजीसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का। तो वो हम डिस्कस करना चालू करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी है और समाजशास्त्र। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। उसका पाठ्यक्रम आज हम देखेंगे। तो पहला यूनिट है हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योरी, यानी समाज शास्त्रीय सिद्धांत। अब इसके अंदर ना 5-6 सिद्धांत हैं पूरे, जो कि हम इसमें वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वो 5 सिद्धांत अलग अलग आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। और इन आइडियोलॉजीज पे हमारे अलग अलग थिंकर्स हैं। तो क्या हुआ, हमारी कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, यानी कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत पे मतलब इसमें हमारे जो कवर करने हैं, हमें 5 सिद्धांत कवर करने हैं। उन 5 सिद्धांतों में कुछ हमारे क्या है, कुछ हमारे थिंकर्स हैं। उन थिंकर्स को हमें पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। और जो हमारे इसमें थिंकर्स हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अब ये जो थ्योरीज हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, उस पे उनकी ऐसी विचारधारा है, उस पर थ्योरी बनाई गई है। और उसमें हमारे कुछ थिंकर्स हैं जो ऐसा सोच रखते हैं या उससे थोड़ी विभिन्न रखते हैं या उससे मिलती जुलती रखते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। तो एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है कि मेरी एक सोच है। उस सोच पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करा, उसको समाज से रिलेटेड करा या सोसाइटी से रिलेट करा, और सोसाइटी से जैसे ही मैंने उसको रिलेट करा, उसकी मैंने एक थ्योरी बना दी। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर दिया और उसको जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने एग्जाम्पल दिया कैपिटलिज्म का। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो उसने कहीं ना कहीं तो थ्योरी दी होगी। या डरकाइम ने सोसाइट की थ्योरी दी, तो उसने कैसे रिलेट करा। सोसाइट तो सब कर रहे हैं, बट सोसाइट कैसे कमिट हो रहा है, क्या समाज ऐसा प्रेशराइज कर रहा है या खुद से ही वो सुसाइड कर ले रहा है, ऐसा क्या था। तो वही चीजें हमें ऐसे थॉट्स प्रोसेस को डेवलप करना है, वही चीजें हमें जानने की कोशिश करनी है। इज दैट क्लियर। तो हमारा पहला यूनिट इसी पे आधारित है। क्या है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत या ना सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें पहला है हमारा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, जिसमें हमारा डरखाइम पढ़ेंगे, मैक्स वेबर पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, हम इसको अभी देखेंगे, इसी वीडियो में हम एंड में देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। देन संरचना प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद। तो इसके अंदर हमारे 5 थिंकर्स हैं, जैसे मेलिनोस्की है, AR रेडक्लिफ है, टेलकॉट पार्सन है, रॉबर्ट किन है, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस है। तो इन सब हम थिंकर्स को देखेंगे। फिर हर्मन हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रेटेड ट्रेडिशन। इंटरप्रेटेटिव में होता है कि हम इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है या कोई कोई सिंबल है, उससे हम कुछ इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, वही व्याख्यात्मक या निर्वाचनात्मक परंपराएं, इनको भी हम देखेंगे, जिसके अंदर हमारे 6 थिंकर्स है, जैसे GH मीड, कार्ल मैनियम, एल्फ्रेड शूज, हेरोल्ड ग्रिफिंकल, होम और गीट्स। तो ये सारे थिंकर्स है, इसको हम देखेंगे। देन पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म। तो ये मतलब मॉडर्निज्म के बाद का क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद क्या हुआ, या कोलोनिज्म हुआ, साम्राज्यवाद आया, उपनिवेशवाद आया, तो उसके बाद की क्या परिस्थिति रही और कैसे सोच रही, तो वो हम कुछ थिंकर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे एडवर्ड सैड हुआ, पियर बोर्दो हुआ, माइकल फौकॉल्ट हुआ, जॉर्गन हुआ, हेबरमास एंड एंथनी गिडन्स एंड मैनुअल कैसल। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, देन हमारा आते हैं लास्ट, जो है हमारे इंडियन थिंकर। देखो, इसमें से बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि RK मुखर्जी, GS गोरे एंड MS श्रीनिवास। बट इसमें हमें जो और इंपॉर्टेंट एक और है, इरावती कर्वे। इन चारों को तो इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हमारे 2 थिंकर एक्स्ट्रा हैं, गांधी एंड अम्बेडकर। सो दीज आर द हमारे हु 6 थिंकर्स, सॉरी, यस 6 थिंकर जो हमें पढ़ने हैं। फिर हमारी यूनिट आती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, जिसमें शोध प्रतिविधिताएं होती हैं, जहाँ पे विविध विधियों द्वारा कैसे समाज को पढ़ा जाता है, कि क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए समाज को पढ़ने के बारे में। तो वो हम इस यूनिट में देखेंगे, वो हमारी यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, जिसमें हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन सोशल रियलिटी यानी विज्ञान का दर्शन देखेंगे, जिसके हम सर्टेन टॉपिक्स देखेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन देखेंगे, शोध अभिविकल्प निरूपण देखेंगे, मतलब फॉर्मुलेशन कैसे जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से डिजाइन करा गया और क्या क्या पैरामीटर्स हमें जो है फॉलो करने चाहिए। देन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड देखना चाहिए, कि हमें क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए कि नंबर ऑफ रिसर्च हम ज़्यादा कर लें, हम क्वालिटी पे, कि हमें जो भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं उससे बायस नहीं होना चाहिए, उससे जुड़े नहीं रहना चाहिए, अपना विचार उस पर थीसिस एम्फेसाइज नहीं करनी चाहिए, उसमें नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर कुछ टेक्निक होती है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, सैम्पलिंग, जैसे कोई थ्योरी है उसके छोटे 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 पार्ट कर दी, कुछ सैंपल्स को पढ़ लिया, ठीक है, और उससे पूरी एनालिसिस कर ली, या पूरी थ्योरी को पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे इस टेक्निक्स में। तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। देन यूनिट नंबर 3 आती है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गई, ठीक है, कुछ कल्चर नेटवर्क्स हो गए, सोशल स्ट्रक्चर्स हो गए, सामाजिक संरचनाएं, ठीक है, सांस्कृतिक नेटवर्क, सामुदायिक प्रवासी, ठीक है, कम्युनिटी डायस्पोरा। तो ये सारी चीज़ें, प्रवासी यानी डायस्पोरा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे
यूनिट 3 में। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैरिज हो गया, किंगशिप हो गई, विवाह, परिवार, अर्थव्यवस्था हो गई, धर्म हो गया, शिक्षा हो गई, रिलीजन, पॉलिटी, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में कवर करेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि स्तरीयकरण, कि स्तर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं वर्ण सिस्टम का। तो वर्ण सिस्टम में क्या हुआ, पहले आए वर्ण सिस्टम में क्या होगा, पहले ब्राह्मण्स, ठीक है, फिर क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया ना। ऐसे आप स्टेटस में भी जा सकते हो कि किसी की भाई हायर इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल, तो ऐसे, ठीक है, लोअर मिडिल, तो इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट के आधार पर भी आप स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण कर सकते हैं। फिर सोशल चेंजेस एंड प्रोसेस है। अब कैसे सोशल सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन आए, उसकी क्या प्रक्रिया आ रही, तो वो भी हम जानेंगे। इन्हीं कुछ आगे आने आएंगे जो हमारे लेक्चर्स, उसमें हम ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। देन हमारा रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, रूरल और जो अर्बन का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या उनमें रूपांतरण हुए, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए, तो वो सारी चीज़ें भी हम जो है कवर करेंगे। देन कास्ट एंड ट्राइब सेटलमेंट्स, एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर्स, लैंड रिफॉर्म्स, भूमित्व व कृषि संबंध, तो ये सब देखेंगे। बट हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें ना बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, बट हम इसको, यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, हम कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे इसको पर्सपेक्टिव के आधार पे, किसके, जो हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है, उन्होंने क्या बोला। और ट्रस्ट मी, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि इस थिंकर ने इसके बारे में क्या बोला। और मैक्सिमम लोग यही नहीं कवर करते हैं, बट आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, आपका निकल जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ कवर करूँगा, बस डू फॉलो मी, ठीक है। देन अर्बन सोसाइटी के बारे में, नगरीय समाज के बारे में आप ये देखोगे, ठीक है। स्टेट्स एंड पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इकाई राज्य, राजनीति और विकास। अब सोसाइटी में क्या, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या हो रहा है, जैसे कि ट्राइब्स, नेशन स्टेट, बॉर्डर, ठीक है, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जिनके उसके बारे में बात करा। ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर ने बात करी हुई है, ठीक है। अथॉरिटी वगैरह, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें, लीगल रेशनल, तो ये सारी मैक्स वेबर ने बात करी हुई है। देन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गई, करप्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में हमें देखने को मिलती हैं। देन सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, प्रोटेस्ट क्या होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, यानी दबाव गुट क्या होते हैं, राजनीतिक गुट क्या होते हैं, जाति, नृत्य जातीय, विचारधारा, लिंग, दिव्यांग, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनके बारे में बता पाओगे, उनके बारे में। और ये कुछ नहीं है, मतलब इसमें आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं आपकी पूरी तरह हेल्प करूँगा। मैं ऐसे नहीं कि अदर यूट्यूब चैनल्स हैं और उसको मैं बुराई कर रहा हूँ या वो अच्छा नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट द वे यू हैव टू कन्विंस ना, और द वे आपको वो चीज़ आनी चाहिए। आपको ना रोट लर्निंग करनी, बस आपको थोड़ा सा समझना है बस। और उस समझने में किस थिंकर ने क्या कहा, वहाँ आपको रिकॉल करके याद कर रखना है कि भाई ये एक ऐसा थिंकर था XYZ, इसने इस चीज़ के लिए ऐसा बोला था, बस इतना रखना। और मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, फिर हमारा इकोनॉमी सोसाइटी की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे कि कैपिटल, लेबर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पाद की विधियाँ क्या होती हैं, राज्य और बाजार क्या होता है, स्टेट एंड मार्केटिज्म, वेलफेयरिज्म, मोड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्टर इन इंडस्ट्री, चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ लेबर, जेंडर लेबर प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें हम जो हम नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। देन एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है, पर्यावरण और समाज, ठीक है। तो क्या है, सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है, मतलब सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी में कैसे कौन रहता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए, बायोडाइवर्सिटी में, जेंडर एंड एनवायरमेंट का क्या लिंकेज है। देन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या और कौन से विषय, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेन है कॉन्सेप्ट, या ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के बारे में, प्लस उस पर किसी थिंकर ने क्या बोला है, बस ये आपको रिटेन रखना। और एग्जाम में यही आता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन फैमिली एंड मैरिज इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे। अब स्पेसिफिकली बात करेंगे जो हमने यूनिट, हम पहले वाले यूनिट में कुछ में देखा था, थ्योरेटिकल अप्रोच, एक्सटर्नल फंक्शनल की क्या बात हुई, जेंडर रिलेशन में, पावर में, इनहेरिटेंस में, जेंडर, सेक्सुअलिटी, बच्चा, युवा, वयस्क, तो ये सारे हैं। देखभाल, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा, ठीक है, मतलब फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट ऑनर किलिंग एंड, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑनर किलिंग में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें रिलेट करनी पड़ेगी। देखो कौन जो हमारे टॉपिक्स है ना बहुत सरल और सिंपल है। जैसे साइंस एंड टेक आया, साइंस एंड टेक अब रिसेंट में है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, तो इसमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो बहुत से थिंकर ने बहुत कुछ इनपुट दिए, तो वो हमें जानने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। फिर 9 हो गया ये हमारा। फिर अब आते हैं कल्चरल सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में, सांस्कृतिक और सांख्यिकीय रूपांतरण। तो इसमें साइंस एंड सिंबल हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको तो सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आपको, जैसे आप ट्रैफिक में हो तो आपको पता है रेड लाइट जल रही है, तो आपको क्या वहाँ पर रुकना है, ये आपको किसी ने बताया नहीं, आप सिर्फ उस रेड लाइट जलते से सीख जाते हो कि मैं जो है मेरे को रुकना है, या ग्रीन लाइट जल रही है तो मेरे को यहाँ से चले जाना है, ठीक है।
ऑरेंज लाइट हो रही है तो मेरे को रुकना है, तो ये क्या हुआ, ये सिंबल है, आपको किसी ने बताया नहीं, आप सीख गए। एग्जाम्पल जैसे आप ये करते हो थम्स अप, तो आपने इसका मतलब क्या निकाला, ओके हाँ ठीक है, आपने ये सिंबल दिया, तो व्हाट इज दिस, सिंबॉलिक इंटेलिज्म, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ से, संकेतों से सीख रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, और एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे, जैसे टॉयलेट्स के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे मेल का सिंबल बना होता है, तो आप मेल वाले में जाओगे ना, फीमेल वाले में तो यहाँ को फीमेल में अलग रहता है सिंबल, तो आपको पता लग जाता है कि मेल का ये है, फीमेल का ये है, तो ये क्या है, संकेत के आधार पर आप जानते हो कि कहाँ मेरे को जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये आपको कौन बताता है, ये आपको समाज ही तो बताता है, राइट। ओके, देन तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, फिर कल्चर पॉलिटिक्स देखेंगे, जेंडर बॉडी देखेंगे, आर्ट एस्थेटिक, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक, कल्चर एंड न्यू रिलीजन एंड मूवमेंट। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करना, आपने देखो कौन कौन से टॉपिक देखे। एक तो आपने ऐसा देखा पहले उसमें कि भाई कुछ थिंकर्स आए, उनने सोशियो की नींव रख दी, और पढ़ा क्या, जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें जिससे हम आसपास में क्या है, आसपास में हम घिरे हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो तो एजुकेशन हो, मैरिज हो, ठीक है, फैमिली हो, तो ये हमारी क्या है, ये हमारे क्या है, इंस्टीट्यूशंस ही हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस ही तो हैं। फिर चाहे हम अपने पर्यावरण से घिरे हों, ठीक है, पर्यावरण से घिरे हों तो वो भी हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी आर्थिक चीज़ों से भी, ठीक है, उनसे भी, उनको भी पढ़ रहे हैं, हम समाज की जो चीज़ें, सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटी की, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उस पर थिंकर्स ने क्या बोला उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस इसी बेसिस पे आते हैं कि किसी थिंकर ने किस चीज़ पे क्या बोला, या उसने ये बोला तो किस चीज़ के लिए बोला, या बोला तो क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें हमें रिटेन रखनी है, वो यही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो की कॉन्सेप्ट्स थे, मैं हमने जो स्टार्टिंग में कुछ छोड़े हुए थे, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लास वन में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, शास्त्रीय सामाजिक परंपराएं। तो इसमें हमने देखे थे कि हमारे कुछ थिंकर्स थे, तीन इंपॉर्टेंट, वो थिंकर्स थे हमारे कौन कौन से, मेन जो हमारे क्लासिकल वाले में थे, वो थे हमारा एक तो डर्कहाइम, दूसरा था हमारे मैक्स वेबर, और तीसरे थे हमारे भाई साहब कार्ल मार्क्स। इन तीन थिंकरों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनका आज भी रिलेवेंस है जब क्लासिकल है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि क्लासिकल क्या है, और सोशियोलॉजिकल शास्त्रीय ट्रेडिशन, समाज शास्त्रीय परंपराएं, इनको मतलब ऐसा क्यों कहा गया, क्यों क्लासिकल कहा गया। देखो बेसिकली क्लासिकल इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो है क्या करी थी, सोसाइटी की नींव रखी। जैसे आर्ट क्या है, जैसे आर्ट में अगर मैं डांस की बात करूँ तो डांस क्या है, डांस का जो क्लासिकल सॉन्ग्स की मैं बात करता हूँ तो वो बुनियाद थी, वो नींव थी। जैसे क्लासिकल में बात करूँ तो लखनऊ घराना, ठीक है, बनारस घराना, तो ये क्या है, इन घराने के ट्रेडिशन कुछ एक यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जिसके आधार पर रखी, तो उसी में समाज को पढ़ने की जो नींव रखी तो क्लासिकल थिंकर्स ने रखी। तो वो कौन थे, डर्कहाइम हुआ, ऑगस्ट कॉम्टे हुए, ठीक है, फिर हमारे मैक्स वेबर हुए, टेलकोट पार्सन हुए, कार्ल मार्क्स, तो ये क्या है, हीगल हुए, ये क्या है, ये सारे हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं जिसने हमारी सोसाइटी की पढ़ने की, सोशियोलॉजी की नींव रखी। तो ठीक है, ये हो गया क्लासिकल। तो क्लासिकल सोशल ट्रेडिशन रिफर्स टू फंडामेंटल आइडियाज थ्योरीज डेवलप्ड बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, मतलब जिन्होंने हमारे समाज को पढ़ने के लिए एक मूल विचारों को और सिद्धांतों को दर्शाती हैं जिन्हें सामाजिक शास्त्रियों में विकसित किया गया, ठीक है। तो उन्हीं की विचारों को तो विकसित किया गया ना, किसको, फंडामेंटल आइडियाज को, उनकी जो थ्योरीज को। अब इसमें कौन कौन थे, मैंने आपको बता दिया, तीन नाम थे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमैनुएल डर्कहाइम। मैंने ये भी आपको बता दिया कि उनको क्लासिकल क्यों कहा जाता है, तो आपको क्लियर हो गया क्लासिकल क्यों कहा जाता है, गुड। अब अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी थे कि आर्ट वर्क म्यूजिक उसको डेवलपमेंट हुआ, तो बेसिकली उसके लिए जो डेवलपमेंट हुआ तो उसमें क्यों हुआ और क्यों उनको कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शनलिज्म किससे कहते हैं, या कार्यात्मकवाद वाद किसे कहते हैं, कार्यात्मकतावाद किसे कहते हैं, फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन ये राइज होता है। अब देखो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हमारे कुछ थिंकर्स थे, वो थिंकर्स आप मेरे को बताओगे और खुद एक बार सोचोगे। तो इसके थिंकर थे हमारे डर्कहाइम। तो वो जो डर्कहाइम थे, उन्होंने फंक्शनलिस्ट की वो फंक्शनलिस्ट थे, वो सोचते थे कि भाई चीज़ सोसाइटी क्यों काम कर रही है। तो फंक्शनलिस्ट का यहाँ मतलब हो गया, उनकी आइडियोलॉजी ये हो गई कि उसको मैं आपको एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मेरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसके हर पार्ट पर्टिकुलर एक फंक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे लीवर का काम क्या है, डाइजेस्ट करना, किडनी का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, मेरी टंग का काम क्या है, मेरी नोज का काम क्या है। तो वो जो काम है वो सबके अपने अपने काम है। वही सोसाइटी में सब हर चीज़ का अपना अपना काम है। जैसे मैरिज का अपना काम है, फैमिली का अपना काम है, एजुकेशन सेक्टर का अपना काम है, इकोनॉमिक का अलग काम है। तो सबके इंस्टीट्यूशन के सबके अलग अलग काम है। वो मिलजुल के एक सोसाइटी को क्या, एक स्थिरता प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सॉलिडेरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो फंक्शनलिज्म का है। तो यहाँ पे यही लिखा है फंक्शनलिस्ट, जो हमारे फंक्शनलिस्ट होते हैं, फंक्शनलिज्म का ये मतलब होता है कि सोसाइटी को वो एक सिस्टम की तरह देखते हैं, ठीक है, वेयर ईच पार्ट लाइक फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। मतलब कि समाज को एक ऐसे तंत्र सिस्टम के रूप में देखा जाता है जहां हर हिस्सा परिवार, शिक्षा, समाज के संतुलन और स्थिरता में योगदान देता है। ठीक है, अब और एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, स्कूल है। स्कूल क्या करता है? स्कूल आपको एक वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्या मूल नियम, कुछ वैल्यूज देगा, कुछ रूल देगा कि भाई आपको सोसाइटी में ऐसे जीना है, आप वो रूल्स वैल्यूज वहां से सीखते हो। वही आप सोसाइटी, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है, जैसे चोरी नहीं करना, ठीक है, एक वैल्यू तो प्रोवाइड हुई आपको, चोरी नहीं करना, चोरी करना गलत बात है, तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई, तो उससे आप क्या होता है, सोसाइटी में एक स्थिरता आती है। अगर ये नहीं सिखाया जाए तो सब क्या करने लगे, सब चोरी करने लगेंगे, तो मतलब कोई नियम कानून, कोई धर्म, कुछ नहीं रह जाएगा। तो फंक्शनलिस्ट कहता है कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीज़ किसी ना किसी कारण से, और वो एक काम कर रही है अपना, जिसकी वजह से समाज में क्या स्थिरता है। समझ गए? समझ ही गए, वो इतना अच्छा समझाना, जस्ट जोकिंग। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म देखो बहुत सिंपल है। फंक्शनलिज्म समझ गए, मतलब आप क्या समझ गए, कार्यात्मकता वाद समझ गए। अब उसको स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा, प्रॉपर एक फॉर्मेट में होगा, तो वही हो गया, क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, मतलब संरचना कार्यात्मकता सिद्धांत। अब स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, दिस थ्योरी व्यू सोसाइटी एज सिस्टम में ईच पार्ट लाइक फैमिली, एजुकेशन, रीजन वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। मतलब यह सिद्धांत समाज के एक ऐसे तंत्र के रूप में देखा जाता है जहां हर भाग समाज के संतुलन और स्थिरता के लिए कार्य करता है। समझ गए? मतलब ये भाई XYZ की बॉडी है, ठीक है, अब लीवर है, वो अपना कुछ काम कर रहा है, जो उसकी आईज है वो कुछ काम कर रही है, कान कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, बाल कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, टंग उसकी कुछ काम कर रही है, हाथ उसके कुछ काम, तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वर्किंग फॉर सर्टेन थिंग, और उसकी वजह से उसकी बॉडी स्टेबल है। अगर एक भी पार्ट इसमें खराब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लीवर खराब हो जाए, तो भाई खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ब्रेन अपना काम कर दे तो आपको मेंटल हेल्थ में भेज दिया जाएगा, मेंटल केयर के लिए। तो सबका अपना अपना काम है, अगर एक काम भी संतुलन बिगड़ा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समाज से रिलेट करते हैं कि सोसाइटी में अगर मैरिज सिस्टम ना होता तो सोसाइटी में क्या होता, क्योस होता। मतलब इट्स लाइक कि जैसे अभी लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है, तो एक समाज में कहीं ना कहीं अराजकता आ रही है कि पहले से ही एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, बट दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द सोसाइटी। तो उसमें क्या है, हाँ वहाँ पे कई और प्रोडिक्शंस आ सकते हैं कि हम इस पर नहीं जाएंगे क्या सही है क्या गलत, बट हम देख रहे हैं सोसाइटी को, कि सोसाइटी को बाइंड करता है, ठीक है चीज़ है। अब जो लिव इन रिलेशनशिप है वो क्या एक एक जो अच्छी सोसाइटी है उसके लिए लागू करता है, या एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके लिए सही है, या ये नहीं है, हम ये दूसरी बात कर रहे हैं। बट हमें यहाँ पे ये जानना है कि एक जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसने कहीं ना कहीं सोसाइटी को बांध रखा है, एक स्टेबिलिटी ला रखी है। अगर आप उससे बाहर जाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, बट उसको भी जो लिव इन रिलेशनशिप उसको भी पढ़ने के अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग प्रोसेस हैं, वो फेमिनिस्ट व्यू में आ जाता है। तो हमें तरीके पढ़ने के, हमें इस पर नहीं जाना कि क्या सही है क्या गलत है, वो हम डिस्कस कभी और करेंगे। फिर स्ट्रक्चरलिज्म समझ गया, नहीं अभी आप स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म समझ गए। उसका उदाहरण एक और दे देता हूँ, जो परिवार में बच्चों को समाज के नियम सिखाते हैं, जैसे समाज चलता है, तो स्कूल भी यही सिखाता है, पेरेंटिंग में भी यही सिखाया जाता है, वैल्यूज दी जाती है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ गलत। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है कि ऐसे मानो कि ये थ्योरी कहती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और उनके थॉट्स हैं वो शेप्ड करते हैं बाय अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक लैंग्वेज एंड कल्चर। जो ऐसे समझो कि सॉरी, कि जो हमारी सोसाइटी, जो इंडिविजुअल है ना, उसके जो थॉट्स जो जनरेट होते हैं, जो हमारी सोसाइटी जनरेट होती है, वो कहीं ना कहीं भाषा और कल्चर के आधार पर होती है। जैसे अगर मैं ये मानो कि मैं पहाड़ों में रह रहा हूँ तो मेरा कल्चर कुछ अलग तरीके का होगा, या मैं समुद्र किनारे रह रहा हूँ तो मच्छी भात ज़्यादा खाऊंगा, चावल भात ज़्यादा खाऊंगा, तो मेरी कल्चर सोसाइटी वैसी रहेगी। बट यही मैं अगर मिडिल उसमें आ जाऊँ, नॉर्थ इंडिया में आ जाऊँ, बिहार, यूपी, MP, ठीक है, और आपके राजस्थान, ठीक है, ये वाले नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, थोड़ा सा मिडल ऑफ सेंट्रल इंडिया के में, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ब्राह्मणिज्म में नॉनवेज नहीं खाया जाता, बट ऑल्दो सब खा रहे हैं आजकल, बट एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें नहीं खाते, बट यही ब्राह्मण्स आपको देखने को मिलेगा कि जो समुद्र तट के किनारे रहते हैं वो मच्छी बात खा रहे हैं। तो कल्चर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कल्चर की वजह से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे भगवान को भी चढ़ता है वो बुक नॉन वेज का, कि मच्छी चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके के क्या है, तो जो उनके ह्यूमन बिहेवियर है और उनके जो थॉट्स हैं वो शेप्ड होते हैं किसकी वजह से, या तो भाषा कल्चर के आधार पर, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो संरचनावाद क्या होता है, यह वह सिद्धांत है जहाँ पे मानव का व्यवहार और विचार गहरे छिपे संरचनाओं से प्रभावित होता है। गहरी छिपी संरचना कैसे, जैसे भाषा हो गई या फिर संस्कृति हो गई, उसमें क्या होता है कि उसके आधार पे
मानव की विचार जो है या उसका व्यवहार है वो डेवलप होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप इतना जान लो कि मेरा विचार, मैं जहाँ रहूँगा, मेरी जो संस्कृति होगी या मेरी जो भाषा होगी उसके आधार पर डेवलप होता है। एज सिंपल एज दैट। स्ट्रक्चरलिज्म इसे कहते हैं या संरचनावाद इसे कहते हैं। संरचना समझ गए, आपने सीक्वेंस बता दिया। फंक्शनलिस्ट का यानी क्या क्या चीज़, कार्यमकतावाद। ठीक है, ये आप समझ गए। संरचनावाद में क्या हो गया कि भाई थॉट प्रोसेस मेरी जनरेट हो रही है किसी भी एक ऐसी चीज़ से, जैसे कि जो एक मेरी छिपी संरचना है। ठीक है, संरचना है, जैसे कि मेरा भाषा हो गई, मेरा संस्कृति हो गई। तो इन सब चीज़ों के आधार पर ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पे होता है। एग्जाम्पल के देख ले, भाषा की संरचना यह तय करती है कि हम किस दुनिया को कैसे समझते हैं। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। मैं स्पेस की बात करूंगा तो मैं स्पेस की पढ़ाई करूंगा तो मेरे को मेरी लैंग्वेज उस तरीके की होगी, मेरे कीवर्ड्स वैसे होंगे। ठीक है, तो मैं स्पेस का पढ़ूंगा। अगर मेरे को रॉकेट साइंस का पढ़ना है तो मैं उसके लिए अलग लैंग्वेज यूज़ करूंगा। मेरे को स्पेनिश पढ़नी है तो उसके लिए अलग होगा। तो वहाँ की चीज़ें अलग अलग ऐसे होंगी, मतलब कुल मिला के कल्चर एंड लैंग्वेज पे डिफरेंट होती है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये तो हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसमें ये आता है व्याख्यात्मक परंपराएं, मतलब हर्मेनेटिक ट्रेडिशन, इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। तो ये दो ट्रेडिशन हमें पढ़ने, पहले और दूसरे। इसमें भी हमारे बहुत सारे थिंकर्स हैं। थिंकर्स आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर्मेनेटिक ट्रेडिशन में क्या होता है, ये फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्शंस, थॉट्स, टेक्स्ट बाय इंटरप्रेटिंग मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ह्यूमनेटिक जो ट्रेडिशन होता है वो क्या करता है कि वो ह्यूमन के एक्शंस को देखता है, उनके थॉट्स को देखता है। ठीक है, उनके जो टेक्स्ट होते हैं उनको इंटरप्रिटेट करता है। उसे ही हम कहते हैं हर्मेनेटिक ट्रेडिशन। या यह परंपरा मानव क्रियाएं, विचार और ग्रंथों के अनेक अर्थ संदर्भ के आधार पर हम समझने पर जोर देती हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मानो कि हमारा कोई XYZ ग्रंथ है। ठीक है, अब उस ग्रंथ को क्या हुआ, उसको हमने पढ़ा, उससे हमने इंटरप्रेट करा। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल बताता हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी कह लो या फिर जो भी XYZ आपको कहना है, आप जिसमें विश्वास करो, किसी को ठेस भावना नहीं पहुंचानी है। ठीक है, शंकर जी को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, बट उनका उस किताब में वर्णन है, तो उस किताब के वर्णन के आधार पर उनका क्या करा गया, रूपांतरण करा गया कि नीलकंठ है तो नीलाकंठ हो गया, सर्प लपेटे हुए। ठीक है, जटा में गंगा बह रही है, तो ये क्या, उनका रूपांतरण करा गया उस तरीके का। शंकर जी को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, एग्जाम्पल अब लेते हैं किस चीज़ का, अब लेते हैं रियलिस्टिक और लाइफ का, कि भाई चोर ने चोरी करी। अब चोर का इंटेंशन क्या है वहां पे, हो सकता है वो अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हो इसलिए उसे पैसे चाहिए हो, या हो सकता है उसकी आदत ही वैसे पड़ गई। तो इंटरप्रिटेट करेंगे हम वहां पे जाके, देख समझ के कि ये क्या हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन ह्यूमन के एक्शंस के आधार पर, इतना समझ गए। ठीक है, फिर आते हैं इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। ये हार्मोनिस्टिक या व्याख्यात्मक परंपरा या अर्थन्व्यात्मक परंपरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू पीपल्स एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, देखो जो पहले वाला था व्याख्यात्मक परंपरा, उसमें क्या कहते हैं कि हम फोकस करते हैं समझने के ह्यूमन के एक्शंस को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सपेक्टिव के आधार पे हम इंटरप्रिटेट करते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को उसके व्यक्तित्व, अर्थ और सामाजिक स्थिति के अनुसार समझना। जैसे कि हम किसी के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, किसी के पर्सपेक्टिव को देख के सीखने। जैसे फंक्शनलिज्म आप पढ़ रहे हो तो किसी के व्यक्ति, उसके पर्सपेक्टिव के आधार पर ही तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं हम, उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस से देख रहे हैं। आगे फिर हमारा आता है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब इसमें क्या होता है, ये उत्तर आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म देखते हैं, मतलब आधुनिक के बाद वाला। दिस अप्रोच आर्ग्यू दैट देयर इज नो सिंगल ट्रूथ और रियलिटी, मीनिंग डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट। इट सजेस्ट दैट मीनिंग है। ठीक है, यहीं तक यह परंपरा यह मानती है कि एक सत्य या वास्तविकता नहीं होती, हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि और अर्थ होता है। बात सही है, पोस्ट मॉडर्निज्म में ये भी बात सही है। जो पहलूरीज है स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनल वो भी बात सही है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म भी बोल रहा है कि भाई सबका अपना सच है, सबकी अपनी क्या है, वास्तविकता है, रियलिटी है। अब इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैंने आपको चोर वाला एग्जाम्पल लिया था। अब उसमें क्या है, वास्तविकता क्या है भाई, वो जो चोरी करना उसका क्या सही है क्या गलत है, वो अगर पुलिस के पर्सपेक्टिव से देखो या सोसाइटी की नज़र में देखो तो वो तो चोरी है, वो गलत है। बट उसने वो क्या करा, उसका वो धर्म है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है तो उसने पैसा चुराया, तो उसके लिए तो ट्रुथ है। तो सबके अपने ट्रुथ और सबकी अपनी रियलिटी, ये दोनों पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, यानी उत्तर आधुनिकवाद। फिर आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर आप समझ गए थे, स्ट्रक्चरलिज्म भी समझा दिया। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसमें क्या है, उत्तर संरचनावाद, मतलब पोस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है, इट्स मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड सिंस लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, मीनिंग आर ऑलवेज शिफ्टेड। किसी शब्द या पाठ का अर्थ समय और संदर्भ के, ये तो एग्जाम्पल हो गया। यह कहता है कि अर्थ स्थिर नहीं होता, भाषा और संरचना बदलती रहती है, इसलिए अर्थ भी बदलता है। क्या बात है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चरलिज्म में आप क्या करोगे कि भाई भाषा और आधार भाषा और
कल्चर के आधार पे आपकी ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। मानव का व्यवहार चेंज हो जाता है भाषा और संस्कृति के आधार पे, ठीक है भाई। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हो रहा है, अगर भाषा चेंज हो रही है और क्या चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, तो आपकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। एग्जाम्पल, जो 90s के लोग थे, उनकी विचारधारा और उनके पिताजी के, उनके जो फोर फादर थे या उनसे बड़े जो दादा दादी जी थे, उनकी विचारधारा अलग थी। तो वो कहते यार ये क्या है। आज जंजी आ रहे हैं जिन्होंने पूरा नेपाल जला फूंक दिया जला के, ठीक है, और हम कह रहे हैं भाई इस तरीके का पॉलिटिकल, आप किसी लीगल एक्शन या किसी अलग तरीके से जाते, बट आपको प्रेसिडेंट हाउस किसी की वाइफ को नहीं जलाना, वो एक गलत चीज़ है। तो वो एक ट्रेंड जो है आप किसी अलग तरीके से भी कर सकते थे। तो वहाँ पे कल्चर चेंज हुआ, जेंजी का कल्चर बहुत एडवांस और वह अलग तरीके का आया, तो उसमें क्या हुआ, वो फिट नहीं हुए, बट वो उनके आधार पर वो चीज़ सही है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सीखना है हमें कि अगर मेरा कल्चर चेंज हो रहा है, अगर जेंजी में थोड़ा फॉर एग्जाम्पल और जाते हैं, पहले के इंडिया में जो आज़ादी के टाइम पे आप देखो धोती ज़्यादा पहनते थे, देन जीन्स से आई, कल्चर चेंज हुआ, विचारधारा चेंज हुई। अब गर्ल्स हैं, जो जो चीज़ चेंज हो गई वो क्या हुई, वो ये चीज़ चेंज हो गई कि आज गर्ल्स भी पहन रही हैं ड्यू टू कंफर्टेबल। बट ये जीन्स किस लिए आई, ये जीन्स इसलिए आई थी कि एज अ आप रफ एंड टफ लेबर्स के लिए बेसिकली यूज़ होती थी, बट आज वो ट्रेंड में आ गई हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो हील्स हैं, ये फ्रांस में क्या करते थे, ये प्रिंसेस लोग पहनते थे, ठीक है। ये स्टेटस को, जो इलीट पर्सनालिटीज होती थी वो हील्स पहनते थे। तो आप पुराने राजा के नेपोलियंस वगैरह को देखना, वो लोग कुछ हील्स पहनते थे, वो लड़कियों के लिए नहीं थी। बट आज वो क्या ट्रेडिशन आ गया है, वो ट्रेडिशन महिलाओं के लिए आ गया है, तो महिला यूज़ करते हैं। आज वो मेल कभी भी नहीं पहनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कल्चर में चेंज हो गया, तो वो किसी से रिप्रेजेंट करने लगे, वो वेमेन से रिप्रेजेंट करने लगे क्या, हील्स को। बट जब हील्स का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी हुई, तो वो इलीट पर्सनैलिटी के लिए फ्रांस में यूज़ करा जाता था। सो दिस इज करेक्ट। तो कल्चर चेंज हुआ तो उसके आधार पे क्या हुआ, विचारधारा भी चेंज हुई। आप हील्स वाला एग्जांपल याद रखना, सबसे फिट एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशिकवाद, उत्तर औपनिवेशिकवाद। अब इसमें क्या आता है, थ्योरी स्टडीज हाउ कोलियन पावर शेप्ड आइडेंटिटी, कल्चर, इनइक्वालिटीज इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। यह सिद्धांत उपनिवेशवाद कोलोनियल के बाद की दुनिया की में सत्ता, पहचान और संस्कृति को समझने में केंद्रित है, जैसे भारत या अफ्रीका की संस्कृति पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद में प्रभावों का विश्लेषण। बात सही है। अब जो कोलोनियलिज्म पावर है ना, उन्होंने कैसे आइडियोलॉजीज का, आइडेंटिटी का, कल्चर का या इनइक्वालिटीज का समाज में किस तरीके से चेंजेस करे, और उसका कोलोनियलिज्म के बाद या औपनिवेशिकता के बाद क्या क्या चेंजेस देखने मिले। जैसे कोलोनियलिज्म आया, फैक्ट्री सिस्टम आया, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनने लगी, लेकिन उससे क्या हुआ, फैमिली में चेंजेस आए, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, ठीक है, अर्निंग सिस्टम में चेंज हुआ, फाइनेंस में चेंज हुआ, ठीक है, मैरिज सिस्टम में चेंज हुआ, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आ गए। तो व्हाट इज दिस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पहले मैरिज सिस्टम था, अब लिव इन रिलेशनशिप भी आने लगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये चीज़ क्या है, औपनिवेशिक बात आपको यहाँ देखने मिलता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो में वापस जाना, समझ जाओगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च मैथोलॉजी, मैंने आपको बताया था ये हमारा यूनिट 2 है, तो इसमें हम अलग अलग रिसर्च के बारे में देखेंगे कि भाई ओवरऑल हम कैसा फ्रेमवर्क तैयार करें, क्या हम फिलॉसफी यूज़ करें, क्या प्रोसेस यूज़ करें कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑथेंटिक आए, विदाउट एनी बायसनेस, क्या किसी विषय यानी समझौता है या मेरे कोई विचारधारा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, तभी वो जो हमारी रिसर्च है वो सक्सेस होगी, वो ठीक है, उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो यह अनुसंधान करने की समग्र प्रक्रिया, सिद्धांत और दृष्टिकोण को बताती है, कैसे और क्यों अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। फिर रिसर्च मेथड, फिर रिसर्च मेथड रिफर टू स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। तो ये हमारा एनालाइज डाटा करते हैं कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, बेसिकली ये चीज़ है। हम आगे पढ़ते रहेंगे, इसके प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू करना है या सैम्पलिंग करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस पर के प्रश्नावली के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर, तो हम किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल